से 3 गांव आगे है नरेशपुर नाम का गांव। वहां के वैद्य रामभान दूर दूर तक जिनका नाम था। आस पास के गांव में किसी की भी तबीयत खराब हो जाए तो लोग रामभान जी को ही बुलाते थे। ऐसा ही एक दिन अचानक आंधी बारिश आ गई। सारे आम झड़ जाएंगे, बचेगा एक भी नहीं शायद। कैसी बिजली कड़क रही है, घर के अंदर बैठकर भी कैसा डर सा लग रहा है। चलो खिड़की दरवाजे सब सही से बंद कर देता हूँ। अरे इस वक्त कौन आ गया इस आधी तूफान में? क्या दरवाजा खोलना भी ठीक रहेगा? वैद्य महाशय, ओ वैद्य महाशय, क्या आप हैं? बड़ी मुसीबत में पड़कर आपके पास आया हूँ। बाहर जरूर कोई आया है, मुझे ही बुला रहा है शायद, पर आसपास का तो कोई नहीं लगता। चलो जाकर देखता हूँ क्या बात है। रामभान दरवाजा खोल देते हैं और देखते हैं एक अधेड़ आदमी नंगे पैर सिर्फ धोती पहने खड़ा है, चेहरे पर चिंता की लकीरें। अरे तुम कौन हो? इतनी रात इस तूफान में क्या चाहिए तुम्हें? पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। वैद्य महाशय, मेरी बेटी को बचाइए, बचाइए। अरे अरे क्या कर रहे हो? क्या हुआ बताओ। वैद्य महाशय, आप मेरी बेटी को बचा लीजिए। क्यों? क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसे काला बुखार हो गया है। आप जल्दी चलिए। अरे लेकिन जाना कहाँ होगा? इस आंधी बारिश में अब कैसे जाऊँ? तुम अभी जाओ, कल सुबह आना, फिर मैं जाकर देख आऊँगा तुम्हारी बेटी को। नहीं वैद्य महाशय, आप कृपया अभी चलिए। मेरा घर सुरेशपुर में है, बस 3 गांव बाद। लेकिन इस आंधी बारिश में इतनी रात को कैसे जाऊँ? उसकी चिंता मत कीजिए, मुझे इस जंगल का रास्ता अच्छे से पता है। आप बस चलिए कृपया। अच्छा ठीक है, रुको, घर से दवा का बक्सा लेकर आता हूँ। फिर रामभान अपने घर से दवा का बक्सा लेकर आए और उस आंधी बारिश में सत्यशील के साथ उसके घर की तरफ चलने लगे। चारों तरफ घना अंधेरा, मूसलाधार बारिश, पतली कच्ची सड़क पर सत्यशील आगे आगे, रामभान पीछे पीछे। इतनी रात को इस बारिश में इसके साथ इतनी दूर जाना क्या मेरे लिए ठीक है? क्या हुआ वैद्य महाशय, क्या सोच रहे हैं? आइए, वो देखिए सामने एक घर दिख रहा है, वहाँ 2 मिनट रुकते हैं। लेकिन तुम्हारी बेटी? आप आ गए ना मेरे साथ, उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन इतनी बारिश में आपको बुखार हो गया तो? हाँ अच्छा ठीक है, चलो। वो दोनों चलते चलते पहुंचते। वैद्य महाशय, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? उसे कुछ होगा तो नहीं? वह मेरी इकलौती बेटी है। देखो, मैं तुम्हारी बेटी को देखे बिना कुछ कह नहीं सकता, पर अगर बुखार बहुत बढ़ गया तो शायद मैं उसे बचा ना सकूं। ऐसी बात मत कहिए वैद्य महाशय, उसके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। फिर कुछ देर खामोशी छा गई। रामभान की थोड़ी देर के लिए आंख लग गई। कुछ देर बाद अंगड़ाई लेकर जागते हैं। अरे मैं अभी तक घर में ही हूँ। अचानक जोरदार बिजली चमकी। रामभान ने देखा घर में कोई ही नहीं है। अरे ये क्या? वो आदमी कहाँ गया? घर में तो कोई नहीं है। रामभान डर के मारे कांप उठते हैं। तभी एक जोरदार हंसी गूंजती है। कौन है ये? कौन हंस रहा है इस घर में? हंसी और तेज होती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर बिजली चमकती है और सत्यशील का भयानक रूप से। पहचाना नहीं अब तू? मुझसे बच नहीं सकता। नहीं, कौन हो तुम? मैं सत्यशील हूँ, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। आज बहुत दिनों बाद यह मौका आया है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। डर के मारे रामभान के दिल की धड़कनें दुगनी हो गई, पसीने से तर हो गई। तूने मेरी बीवी को मारा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैंने नहीं मारा तुम्हारी बीवी को। याद कर उसी आंधी तूफान वाली रात में जब तू मेरे साथ गया था, तूने गलत दवा दी थी।
मेरी बीवी उसी रात मर गई थी। नहीं, मैंने तो वैसी ही दवा दी थी जैसी जैसी होनी चाहिए थी। झूठ! तूने मेरी बीवी को मारा है और मैं तुझे आज खत्म कर दूंगा। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। सत्यशील का इतना बड़ा रूप देखकर रामभान बेहोश हो गया। अरे, वहां घर में कोई रो रहा है क्या? कौन है वहां? अरे, ये तो वैद्य महाशय है। लेकिन आपकी ये हालत किसने की? आइए घर ले जाता हूं। रामभान कांपते हुए सारी बात बता देते हैं। आप सत्यशील के साथ जा रहे थे? वो तो आज से करीब 7 साल पहले ही मर गया था। जब उसकी बीवी मरी तो 7 महीने बाद उसकी बेटी भी मलेरिया से मर गई और सत्यशील ने खुद आत्महत्या कर ली थी। शायद आज उसका इंतजार पूरा हुआ। सचमुच आज मैं बहुत बड़े खतरे से बच गया। आइए वैद्य महाशय, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। और एक बात, अब कभी भी इस रात के अंधेरे में चाहे जितनी जरूरी बात हो, अकेले मत निकलिएगा। ये बात मैं पूरी जिंदगी याद रखूंगा। उस दिन के बाद वैद्य रामभान की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अक्सर अकेले बैठकर सोचते, जो कुछ मैंने देखा क्या वो सपना था? नहीं, सत्यशील का वो डरावना सा बड़ा रूप, वो सब कुछ सच था। गांव में लोग कहने लगे कि रामभान पहले जैसे नहीं रहे। न पहले जैसी हिम्मत, न पहले जैसी हंसी। अमावस्या की रात थी। दरवाजे पर दस्तक। रामभान चौंक उठते हैं। रात के 1 बजे कौन दरवाजा खटखटा सकता है? फिर कोई भटकती आत्मा तो नहीं? नहीं नहीं, अब मैं वैसा मूर्ख नहीं हूँ। दस्तक फिर होती है। कौन है? तुम कौन हो? वैद्य जी, कृपया दरवाजा खोलिए। मेरी बहन बहुत बीमार है, वो मर रही है। आवाज तो किसी स्त्री की लगती थी, बहुत करुणा से भरी हुई। लेकिन इस समय तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? मैं मालती हूँ, सुरेशपुर से आई हूँ। वही गांव जहाँ सत्यशील रहता था। मेरी बहन कविता को तेज बुखार है। कोई और वैद्य नहीं मान रहा आने को। आप ही आशा है हमारी। फिर से सुरेशपुर? नहीं, मैं उस गांव के नाम से ही कांप उठता हूँ। कृपया वैद्य जी, देर हो रही है। एक पल को रामभान का शरीर जैसे सुन्न हो गया, लेकिन फिर अपने झोले में दवा और लैंप भरकर बाहर निकले। मालती एक लाल साड़ी में थी, बाल खुले हुए, चेहरा लगभग छुपा हुआ। घबराइए मत, इस बार आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं साथ हूँ। दोनों पैदल ही सुरेशपुर की ओर बढ़ते हैं। रास्ता वही अंधेरा, कीचड़ और पेड़ों की सरसराहट। तुम सत्यशील को जानती हो? हाँ, वो मेरे रिश्तेदार थे। तुम जानती हो कि सत्यशील अब इस दुनिया में नहीं है? जानती हूँ, लेकिन कुछ आत्माएं कभी नहीं जाती। रामभान सहम गए। रास्ता अभी भी लंबा था। फिर कुछ देर बाद वे गांव के एक टूटे फूटे घर के सामने रुके। कहाँ है तुम्हारी बहन? वो ऊपर वाले कमरे में है। मैं दरवाजा खोलती हूँ। लेकिन जैसे ही रामभान सीढ़ियां चढ़ते हैं, एक डरावनी आवाज आती है। तू फिर आ गया वैद्य? कौन? कमरे में प्रवेश करते ही कमरे में कोई नहीं है। ये क्या मजाक है? मालती, तुम्हारी बहन कहाँ है? मैं ही हूँ वो जिसे तूने मारा था। रामभान पलटे और देखा कि मालती का चेहरा अब सामान्य नहीं था। वो धीरे धीरे बदल रहा था।
उसका चेहरा सत्यशील की मरी हुई पत्नी में बदल गया था। नहीं, ये सब झूठ है। तुम नहीं हो सकती। तेरी वजह से मैं और मेरी बेटी मरी, और अब तुझे भी हमारे साथ रहना होगा। चारों तरफ की मोमबत्तियां अपने आप बुझने लगती हैं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। अचानक एक चमकती रोशनी होती है और एक हाथ रामभान को पीछे खींचता है। भागो वैद्य जी, ये सब तुम्हें फिर से फंसाना चाहते हैं। तुम यहाँ कैसे? मैं जानता था एक दिन वो आत्माएं फिर लौटेंगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। दोनों दौड़ते हैं। पीछे से मालती की चीखती हुई आवाजें आती हैं। तू बच नहीं पाएगा वैद्य। अगली अमावस्या को तुझे फिर आना होगा, वरना मैं खुद आऊंगी। उस दिन के बाद रामभान ने वैद्यगिरी छोड़ दी। वह अपने गांव के सबसे कोने वाले मंदिर में रहने लगा। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। लेकिन लोग कहते हैं अगली अमावस्या की रात एक लाल साड़ी वाली औरत फिर से उस गांव में देखी गई और उसके हाथ में था वही दवा का झोला।